राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी रेस प्रदेश में शुरू हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने सियासी घोड़े खोल दिए हैं। राज्यसभा चुनाव पर गुणा भाग का खेल शुरू हो चुका है। राज्यसभा चुनाव की रस्साकसी के बीच बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी ने पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अभी ये दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं। दोनों सीट के लिए 16 मार्च को चुनाव है। 5 मार्च को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक एक सीट आ सकती है। अभी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 वैध मत हैं। इसमें बीजेपी के 48, कांग्रेस के 37, निर्दलीय 3 और इनेलो के 2 वोट शामिल हैं। पहले राउंड में बीजेपी अपने 2 उम्मीदवार उतारती है और कांग्रेस 1 उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी अपने एक उम्मीदवार को 31 वोटों से जिता सकती है। इसके बाद उसके पास 17 वोट बचेंगे। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को 31 वोट देकर आसानी से जिता सकती है, जिसके बाद उसके पास 6 वोट बचेंगे। अब इस गणित के अनुसार पहली सीट बीजेपी और दूसरी सीट कांग्रेस की लगभग तय दिखती है। बीजेपी के पास 17 और कांग्रेस के पास 6, निर्दलीय 3 और इनेलो के पास 2 वोट बचते हैं, जिनका कुल जोड़ बनता है 28, जो कि जीत के लिए जरूरी 31 के कोटे से कम है। यदि निर्दलीय और इनेलो बीजेपी के साथ चले जाएं तो भी बीजेपी के पास केवल 22 वोट ही होंगे, जो कि 31 से कम है। अगर कांग्रेस के 6 वोट भी हथिया ले तो भी कुल संख्या बनेगी 28। इसलिए भाजपा को दूसरी सीट जीतने के लिए 9 क्रॉस वोट की जरूरत होगी। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी मुझे भी अभी 5 मिनट पहले पता लगा। मैं वेस्ट बंगाल में था अपनी ड्यूटी पर जी। तो कल मैं छुट्टी होली के लिए लेके आया। माननीय पवन राणा जी हमारे जोन के इंचार्ज हैं, उनसे तो मैंने कहा मैं 2 दिन की छुट्टी के लिए, 3 और 4 के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ होली का उत्सव रहता है। तो बस मैं अभी रास्ते में ही था, जीटी रोड पे ही था। तो मेरे को अभी ये मैसेज मिला और आपसे बात हो रही है। सर, चूंकि अब आपका नाम सामने आ गया है, परसों नामांकन है, कांग्रेस से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, एक रिएक्शन इस पर, और अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं? ये इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो अपने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उनने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान दिया। मेरे को पहले भी उन्होंने लोकसभा से सांसद बनाया और अब फिर उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा और जो समाज की अपेक्षा है, लोगों की अपेक्षा है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। बस एक बड़ी जिम्मेदारी अब रहेगी और ऐसे में सत्ता संगठन के बीच में तमाम सारे समस्याएं जनता की भी रहती हैं। आप चूंकि हरियाणा से रहेंगे तो किस तरह से हरियाणा की आप आवाज बनने की कोशिश करेंगे? अब यही सवाल जनता के भी जहन में होता है अपने उम्मीदवार को लेकर या किसी भी नेता को लेकर। जरूर जरूर, जो संगठन की अपेक्षा है और जो समाज की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है। मैं आज नहीं 40 साल से छात्र राजनीति से शुरू होकर लगातार लोगों के बीच में ही रहा हूँ और उनके जो भी उम्मीदें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। संजय जी, नामांकन आप कब दाखिल कर रहे हैं? मैं अभी, आपका ही पहला फोन है, उससे पहले मुझे पता लगा 2 मिनट पहले। मैं तो अभी बंगाल से ऑन द वे हूँ वापसी पे। तो मैं एक बार अपने जो हरियाणा प्रदेश का हमारा संगठन है उनसे चर्चा करके जैसा उन्होंने तय कर रखा होगा तो नामांकन। अब संजय भाटिया को जान लीजिए। पानीपत के मॉडल टाउन से आते हैं संजय भाटिया और कॉलेज के दिनों से एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और साल 1987 में मंडल सेक्रेटरी बने। तो आपको बता दें कि अब जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान हो गया हो और आज इसी पर चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। शमशेर सिंह खरग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शमशेर सिंह खरग जी, स्वागत है आपका। राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राय सिंह गुर्जर जी, आपका स्वागत है। ओंकार सिंह जी हैं हमारे साथ, इंडिया नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है।
शमशेर जी, चूंकि एक नाम तो तय हो गया, संजय भाटिया को उम्मीदवार के तौर पर अब उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन असली जो गुणागणित है वो दूसरी सीट को लेकर के है। पहले तो इस राज्यसभा के चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे, जो संजय भाटिया के नाम का ऐलान किया गया, इसके पीछे की अगर आप वजह बता पाएं, और दूसरा जो दूसरी सीट है उसको लेकर के भी जो इस समय सीटों का गणित है उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या दूसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा जाएगा, कैसे इसको देखा जाए शमशेर जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को एक कार्यकर्ता के तरह मानते हैं, और इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। हम सब किसी भी पद पे हों, किसी भी दायित्व पे हों, लेकिन अपने आप को पहले कार्यकर्ता मानते हैं। दूसरी बात इसमें कि ऐसे कार्यकर्ता जो पहले देश, बाद में पार्टी, फिर स्वयं को सबसे लास्ट में रखते हैं, ऐसे कार्यकर्ता हमारे संजय भाटिया जी हैं। ऐसे कार्यकर्ता जिनको हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा भाजपा में जो भी जो चुनाव, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो कहीं नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हों, तो हर चुनाव में भाटिया जी को पार्टी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी देती है। आज भी वो पश्चिम बंगाल में जो आगामी चुनाव हैं उनकी तैयारी के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए काफी अरसे से पश्चिम बंगाल में हैं। वो कल ही होली के इस पावन पर्व पे घर पे मेरे ख्याल में भी पहुंचे भी नहीं है। तो भाटिया जी का जो सिलेक्शन पार्टी ने किया है, जो एक पार्टी का, एक भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, कार्यकर्ताओं को हमेशा नजर रखती है अच्छे कार्यकर्ताओं पे, तो उस तरह से भाटिया जी को जो किया है, तो मैं उनका पार्टी के निर्णय का स्वागत करता हूं और पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद भी करता हूं। ऐसे कार्यकर्ता को जो स्वयं को पहले देश और उसके बाद पार्टी, स्वयं को सबसे पीछे रख के और पार्टी का और देश का कार्य करने वाले, क्योंकि वो ऐसे कार्यकर्ता हैं, चाहे मंडल स्तर पर रहे हों, चाहे जिला स्तर पर रहे हों, चाहे वो नगर परिषद के चेयरमैन रहे हों, चाहे वो लोकसभा के सांसद रहे हों, क्योंकि पूरे 53 साल में भाटिया जी ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा वोटों से 6.5 लाख से जीते थे, इतने बड़े मार्जिन से। तो वो बहुत ही अच्छा निर्णय है पार्टी का, और मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और पार्टी ने जो निर्णय लिया है, ये एक देश और प्रदेश के हित में और पार्टी के कार्यकर्ता का मान सम्मान रखते हुए उनको आगे बढ़ाया है। राय सिंह गुर्जर जी, पाई एक सीट तो कांग्रेस के लिए भी किसी तरह का कोई, अगर हम लोग सीटों के गणित के हिसाब से देखें, अंक गणित अगर हम लोग देखें, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस का भी एक राज्यसभा का जो मेंबर है वो होगा। एक तो नाम का ऐलान नहीं हुआ है, दूसरा यह है कि दूसरी सीट को लेकर के दोनों ही ओर से उपापोह की स्थिति है। कैसे इसको देखा जाए, और कैंडिडेट का नाम अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐलान नहीं किया गया? राय सिंह जी, देखिए, जिस प्रकार मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने बात रखी, हम ये पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होता है कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को अपना उम्मीदवार, ये उनका चयन का अधिकार होता है। लेकिन जहां तक भाटिया जी की नियुक्ति का जो आधार है, ये इनकी पार्टी के अपने मत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ और है। भाटिया जी सबसे नजदीक और सबसे खास विश्वसनीय राजनेता के रूप में खट्टर साहब के साथ मिले हुए हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और ये तय हो चुका है कि हरियाणा के अंदर जो आरोप लगे थे कि सरकार जो है माननीय खट्टर साहब चला रहे हैं, नायब सिंह सैनी जो है गंभीर सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो इनकी नियुक्ति से, इनकी जो उम्मीदवारी से तय हो चुका है। दूसरी बात, ये बार बार बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता के रूप में आगे पार्टी में तो राय सिंह जी एक ही राय होगी ना? ऐसा तो होगा नहीं कि नायब सिंह सैनी किसी एक नाम को बताएं और फिर मनोहर लाल खट्टर कोई एक नाम बताएं और फिर नरेंद्र मोदी कोई तीसरा नाम बताएं। भाई, राय तो एक ही होगी ना। आपके यहाँ क्या राहुल गांधी या जो आपके प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र कहेंगे उससे अलग कोई राय होगी? ये तो सर्वसम्मति से निर्णय होता है ना। ये कैसे तय कर दिया कि नहीं मनोहर लाल खट्टर के चूंकि वो नजदीकी हैं इसलिए सिर्फ उन्होंने जो बोल दिया वो हो गया? नजदीकियां तो बहुत की और बहुत किसी की। अब कल को कोई ऐसा कैंडिडेट, मुझे एक बात बताइए, फिर तो क्या गुटबाजी वाले आरोप को आप स्वीकार कर लेंगे? कल को भूपेंद्र हुड्डा के गुट से कोई आदमी को अगर आप बना करके भेजेंगे राज्यसभा के लिए, एक सहमति तो होती है ना पार्टी के अंदर। जल्दबाजी क्यों रही है आपको? अभी तो मौका दीजिए मुझे बोलने का, मेरा समय नहीं, मैं मौका आपको दे रहा हूं, लेकिन आप उसको जनरलाइज कर रहे हैं ना कि आपने नजदीकी, इसलिए आपने कह दिया कि पार्टी के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। भाई, नेता का नाम ऐलान करना था, आप अपनी पार्टी के बारे में बता नहीं रहे।
आपने पार्टी के बारे में मेरे विचार माने हैं, चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया है, तो मैं गलत हो सकता हूं, अलग विषय है, लेकिन जो मेरी राय है, पार्टी की राय है, सूत्रों की राय है, वो आपको बता रहा हूं ताकि आपके चैनल से जनता समझे। दूसरी बात, ये बार बार बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ा है। अरे भाई, कार्यकर्ता नहीं, वो लोकसभा के सदस्य रह चुके थे, वो पार्टी के महासचिव रह चुके थे, वो देश में भाजपा के बड़े प्रचारक रह चुके हैं। कार्यकर्ता वो होता है जिनको पहली बार कोई नियुक्ति मिले, ये तय करो। तीसरी बात, ये बात करें ईमानदारी की, अरे इन्हीं संजय भाटिया जी के परिवार पर पीछे जो बच्चों को दवाई पिलाई जाती है सिर्फ, उस कांड में सैकड़ों करोड़ की जो घोटाले की जांच चल रही है, वो किसके परिवार के साथ चल रही है, ये भी आपको याद रखना है, ईमानदारी की बात। तीसरा, इनके ऊपर पहले से खट्टर साहब के साथ मिलकर करनाल और पानीपत में बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनी काटने के आरोप लग चुके हैं, जो बाद में इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था से उनको हटाया है। अब तीसरी बात आती है कि आप कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की नियुक्ति से क्या होगा। एक चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है, हरियाणा के सीट खाली हुई किरण चौधरी जी की, सीट खाली हुई जांगड़ा जी की, इससे पहले भी और भी कांग्रेस से जो चले जाने वाले नेता हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी हो, उनको भी हमने किस प्रकार आपके टीवी में भी दिखाया, कई बार चर्चा की कि कुलदीप बिश्नोई दिल्ली के डेरे डाल रहा है, चंडीगढ़ पहुंच रहा है, वो सब आपने दिखाया है, किरण चौधरी जी को दिखाया। तो ये कांग्रेस के उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो अपनी पार्टी की विचारधारा को छोड़कर सत्ता के उपयोग होने के लिए भाजपा जैसी पार्टी में जाते हैं। अब आती है हरियाणा की हमारी बात। देखिए, यह तय है कि जिस प्रकार भाजपा ने चयन किया है, हम चाहेंगे, जो हमारी पार्टी की नीतिगत फैसला है, अच्छा उम्मीदवार हरियाणा से आएगा। कांग्रेस एक मजबूत नेता को, ऐसे नेता को जो समाज के किसी भी विशेष अंग से भागीदारी रखेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में प्रदेश के हितों की बात को सदन में रखेगा और सर्वोपरि होगा, स्वीकार्य होगा। हम सब ये साबित कर चुके हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने जिस प्रकार कहा, समझाया, बताया कि कांग्रेस के अंदर विचारधारा के आधार पर राजनीति चलेगी, वो शुरू हो चुकी है, वो चल रही है और वो चलेगी। हरियाणा का ही होगा कैंडिडेट, राय सिंह जितना बता सकते हैं क्या हरियाणा का ही होगा? देखिए, ये मेरे मित्र, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपने पूछा है, ये तय है कि कांग्रेस के संगठन से जुड़ा व्यक्ति, चाहे वो हाईकमान से हो, का तो होगा ही राय सिंह जैसा, तो नहीं हरियाणा की पैरवी करनी है, तो ये तय है कि कांग्रेस के संगठन का, भाई कांग्रेस का तो कैंडिडेट होगा तो कांग्रेस संगठन से ही जुड़ा हुआ होगा, लेकिन क्या वो प्रदेश का होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, इस विषय में मेरे मित्र, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ना मैं चयन कमेटी में हूं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का या अखिल भारतीय कांग्रेस से जो भी व्यक्ति आएगा, वो प्रदेश के हितों के साथ साथ कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से रखेगा, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाएगा और हम जो जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको मजबूती लड़ेंगे। ओंकार जी, अब चूंकि राज्यसभा के लिए हम दो लोग देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस रेस में हैं, लेकिन अभी भी सीटों का जो गणित है वो दूसरी सीट को लेकर के फंसा हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस राज्यसभा के चुनाव को आप? आयुष जी, देखिए, जो संख्या बल है, संख्या बल के अनुसार एक चीज तो स्पष्ट है कि एक सदस्य कांग्रेस का जाएगा, एक सदस्य बीजेपी का जाएगा। लेकिन क्योंकि पिछला इतिहास अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की है। बीजेपी ने पहले भी जब 31 एमएलए थे कांग्रेस के, तब भी मैनेजमेंट की है, और जब आर.के. नंद साहब को खड़ा किया था मिल के, तब भी मैनेजमेंट की है। तो बीजेपी इतनी जल्दी दूसरी सीट छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास अब 37 विधायक है और किसी भी एक विधायक का बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, अब मेरे को लगता है हुड्डा साहब भी ऐसी गलती नहीं कर पाएंगे। तो जो संख्या बल है उसके अनुसार तो लगभग ये तय है कि एक कांग्रेस का जाएगा, एक बीजेपी का जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि टाइम पड़ा है, समय पड़ा है, कुछ राजनीतिक परिदृश्य भी ऐसी हुए हैं, आपको भी मालूम है क्या पिछले दिनों में चला है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की आशंका तो लगाई जा सकती है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संख्या बल को अगर देखें तो एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का। मलकानिया साहब, क्या दिलचस्प नजर आ रहा है राज्यसभा का चुनाव? क्योंकि एक एक सीट तो ठीक है, बड़ा स्पष्ट तौर पर दिख रही है, लेकिन दूसरी वाली सीट को लेकर के गणित दोनों तरफ से फंसा हुआ है। ना तो बीजेपी के पास, ना कांग्रेस के पास, निर्दलीय या इंडियन नेशनल लोकदल को भी मिला ले तब भी वो संख्या बराबर नहीं बैठ रही है। क्रॉस वोट नहीं होगा तब तक कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं पहुंचने वाला है। क्या दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है ये राज्यसभा का चुनाव? देखो, जिस प्रकार सामने आ रहा है उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और भाजपा का एक एक कैंडिडेट जीत के जाएगा
और जिस प्रकार से भाटिया जी की घोषणा कर दी है, कांग्रेस जो है वो भी घोषणा कर देगी। परंतु कांग्रेस के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी कि कांग्रेस जो कैसा कैंडिडेट देती है, क्या प्रदेश से देती है या प्रदेश के बाहर से आती है, क्योंकि कुछ हाईकमान की तरफ से प्रवक्ताओं के नाम चल रहे हैं, कुछ प्रदेश से भी चल रहे हैं। और ब्रजेंद्र सिंह जी जो है वो पद यात्रा कर रहे हैं और उनका भी काफी दिलचस्पी है, परंतु वो खफा है पार्टी से, क्योंकि यहाँ कालका में जब वो आए थे यहाँ अपनी रैली पद यात्रा में, तो हिमाचल से कुछ कांग्रेसी विधायक आए थे उनकी रैली में, परंतु यहाँ स्थानीय विधायक उसमें शामिल नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 बार क्या 30 बार आ जाएगी, तो फ्रस्ट्रेशन तो है, परंतु उन्हें भी अकोमोडेट किया जा सकता है। और प्रदेश में भी कई नेता है, परंतु पवन खेड़ा और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं का भी नाम चल रहा है। तो ये जो है वो राहुल जी डिसाइड करेंगे कि किसको कैंडिडेट बनाना है। परंतु हुड्डा जी का जो है पक्ष मजबूत है, हुड्डा जी का जिसको आशीर्वाद प्राप्त होगा और केंद्र की सलाह से जो कैंडिडेट उतारा जाएगा वही होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास भी 38 है, 37 कैंडिडेट है 38 और 48 भाजपा के पास है। तो तीसरा कैंडिडेट अगर भाजपा खड़ी करती तो 8-9 कैंडिडेट तोड़ना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि 3 निर्दलीय 2 इन लोगों के भी हो जाए तो भी जाकर 31 की बात नहीं बनती है। तो इस प्रकार लगता है कि दोनों पार्टियां जो है वो एक कैंडिडेट जीताकर भेजेगी, परंतु कांग्रेस किसको अपना कैंडिडेट बनाती है, अगर प्रदेश से बनाए और हुड्डा के आशीर्वाद जो बनेगा, क्योंकि इसमें एक ओपन होता है कि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, इसमें विप नहीं चलता है, परंतु वोट तो जो दिखा के देते हैं पता लग जाता है किसने किसको डाला है। जैसे अब हिमाचल में मनु सिंह भी जी थे, तो कांग्रेस के पास वो पूरी मेजॉरिटी नहीं मलकानिया जी, इसीलिए मैंने ये पूछा। हालांकि राय सिंह गुर्जर जी ने बड़ा स्पष्ट ये कहा कि भाई उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, यह ऊपर से तय होगा या जो कमेटी है वो ये तय करेगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर बाहर का कोई कैंडिडेट या कोई ऐसा कैंडिडेट जो प्रदेश संगठन से नहीं है, तो क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना आपको दिखती है या दिलचस्प हो जाएगा चुनाव? नहीं, यही समस्या यह है कि 8-9 कैंडिडेट कांग्रेस के तोड़ना, इन लोग के लेना, 3 निर्दलियों का साथ लेना, ये थोड़ा सा कठिन लगता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी हिमाचल में हमने सीन देखा था और वहां से 6-7 कैंडिडेट छोड़ के चले गए थे, 3 निर्दलियों ने उनका साथ दिया था, वहां से हर्षवर्धन जीत गए थे और मनु सिंह भी के साथ दोपहर को उन्होंने भोज भी किया था और पूरे कॉन्फिडेंट थे वो। परंतु हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने ये भाजपा ने स्टैंड लिया कि हम जो है प्रदेश का कैंडिडेट है उसे को जिताएंगे, इसलिए कांग्रेस के कैंडिडेट टूटकर उसके साथ मिल गए और कांग्रेस मेजॉरिटी होते हुए वो सीट आ गई। हरियाणा में भी 2 चांसेस हो चुके हैं, कार्तिक के सामने दूसरे जीते हैं, परंतु इसमें 2 सीटों के लिए चुनाव है, तो थोड़ा सा रिस्क की बात है कि भाजपा तीसरे कैंडिडेट को खड़ा करती है, रिस्क ले सकती है खड़ा करने की, परंतु जिताने की जो है वो बड़ी मुश्किल है। जिताना इतना आसान नहीं है। क्या 8-9 कैंडिडेट आ सकते हैं, क्योंकि हुड्डा जी के साथ कच्ची तो बिल्कुल पक्के हैं ना, कच्ची के विधायक तो है, परंतु मैं तो समझता सारे कांग्रेस से विधायक इकट्ठे ही हैं, जब ऊपर से आदेश होगा तो मानना पड़ेगा। परंतु जब प्रदेश के बाहर की बात आ जाएगी तो हो सकता है प्रदेश हित में कुछ बगावत अगर भाजपा को लगे तो हो सकती है और भाजपा अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, परंतु भाजपा पहले इस बात का इंतजार करेगी कि कांग्रेस किस कैंडिडेट को उतारती है। अभी 2 दिन की तो बात रहेगी, इसमें इतनी जल्दी डिसीजन तो लेना पड़ेगा, परंतु मैं समझता हूँ अगर प्रदेश। अच्छा मलकानिया साहब, बीजेपी के संगठन में सब कुछ आपको ऑल इज वेल दिखता है या भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह की कोई समस्या आपको लग रहा है कि हो सकती है, या जो कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन किया गया है उसको लेकर के किसी तरह से लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो दिलचस्प बना सकता है इस चुनाव को? नहीं, जो कैंडिडेट उतार दिया है पहले एमपी रहे हैं उसमें तो कोई संशय नहीं है, परंतु दूसरा कैंडिडेट अगर उतारने की बात होगी तो कांग्रेस की रणनीति देखकर होगी। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे कितना संपर्क हो पाता है, क्या इन लोग उसका साथ देते हैं, निर्दलीय उसका साथ देते हैं, जो कैंडिडेट लगता है आपको कांग्रेस में कोई असंतुष्ट है, क्योंकि कांग्रेस में इसमें फूट तो है ही है, लड़ेबाजी भी है, परंतु हाईकमान और
दूसरा जो हुड्डा गुट है, हुड्डा गुट का दबदबा है, हुड्डा के साथ कच्चे विधायक पक्के हैं और जो 6-7 विधायक हैं वो भी हो सकते हैं, परंतु 9 विधायक तोड़ना मुझे लगता है बहुत कठिन है। परंतु अगर प्रदेश के बाहर का कोई कैंडिडेट उतारा तो भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच सकती है। शमशेर सिंह जी, जवाब दीजिए। बहुत सारी बातें राय सिंह गुर्जर जी ने आपके कैंडिडेट को लेकर के भी कहीं और ये भी बताया कि किस तरीके से जो कैंडिडेट आपने उतारा उससे क्या जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो रही हैं। शमशेर सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी संशय में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन निर्णय लेता है वो सबके लिए सर्वोपरि होता है और उसको सब मानने वाले होते हैं और सब मानते भी हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथी कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे कार्यकर्ता की परिभाषा, कम से कम कांग्रेस के लोग हमें कार्यकर्ता की परिभाषा ना सिखाएं। कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं और छोटा कार्यकर्ता हम सब अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। नेता कांग्रेस में होते हैं, वहां कार्यकर्ता की कोई सम्मान नहीं होता। वहां पे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की परिभाषा अलग हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता अपने आप को, जो कितने से बड़ी जिम्मेवारी हो, किसी भी पे पद पे बैठा हो, वो अपने आप को कार्यकर्ता सबसे पहले मानता है। दूसरी बात भाटिया जी की, भाटिया जी इतने अच्छे इंसान हैं क्योंकि वो संगठन के लिए पूरे के पूरे महीनों वो आउट ऑफ पानीपत रहे हैं। जहां भी उनकी ड्यूटी लगाते हैं तो पूरा परिणाम मिलता है। वो संगठन के एक रणनीतिकार, ऐसे मैं तो कहूंगा, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूं, हमारे हरियाणा भाजपा के वो चाणक्य हैं और उन्होंने कई बार इस चीज को करके भी दिखाया है और जो परिणाम जब आए तो पार्टी ने उनको समय समय पर उनको शाबाशी भी दी है और आगे बढ़ाया भी है और उसी दिशा में ये कदम है। और ऐसे व्यक्ति को भाई राज्यसभा में रह के हरियाणा का हित की बात करें, प्रदेश के देश के हित की बात करें, तो उसमें एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए ऐसे योग्य व्यक्तियों की राज्यसभा में जरूरत भी है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में ये जब भी आउट ऑफ स्टेट का, क्योंकि हरियाणा के लोगों को ये राजस्थान में ले जाके बनाते हैं और यहाँ दूसरे स्टेटों से लेके आते हैं। जैसे मलकानिया जी ने नाम किसी कांग्रेस के नेता का नाम लिया बाहर से आने की बात, तो ये जो सख्त सवाल इनके अंदर जो एक उसका ऐसा दिमाग में बात रहती है कि हुड्डा के पसंद के नहीं आया तो हुड्डा दूसरे को बढ़ने नहीं देगा, ये कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। रही बात दूसरा कैंडिडेट खड़ा करने की, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस ऐसे विचार की पार्टी नहीं है। लेकिन यदि कोई निर्दलीय कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहेगा तो हमारे जो 31 के बाद जो वोटे हैं तो हम उनको उसका सहयोग कर सकते हैं। हमने कभी कैंडिडेट नहीं उठाया, निर्दलीय कैंडिडेट का एक समर्थन किया है। तो ये आप इसको गलत, कांग्रेस के लोग इसको गलत तरह से प्रचारित करते हैं। यदि कोई निर्दलीय ऐसा व्यक्ति आया, अच्छा व्यक्ति आया जो प्रदेश हित के हो, देश हित का व्यक्ति हो और जो अपना, तो हम उसका सहयोग कर सकते हैं। लेकिन हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारा पहले। ठीक है शमशेर सिंह जी, देखिए राजनीति जितना सरल आप लोग दिखाते हैं उतनी सरल होती नहीं। खैर ये जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं उसको। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, राज्यसभा का गणित बहुत देखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फिर अभी हम लोग उस एग्जांपल्स में जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें निकलेंगी। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सिर्फ इतना, शमशेर सिंह जी कैंडिडेट को लेकर बात करते हैं। देखिए संजय भाटिया के ऊपर ये आरोप लगाया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि भाई उनकी मनोहर लाल जी से नजदीकियां थी, उसका उनको रिवॉर्ड मिला है। ये दिख रहा है कि नायब सिंह सैनी के नहीं चलती। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मनोहर लाल जी इस प्रदेश के संगठन मंत्री रहे हैं, इस प्रदेश के बहुत सर्वमान्य नेता हैं। इस प्रदेश में उन्होंने 10 साल तक सरकार चलाई है। इस प्रदेश को उन्होंने पारदर्शिता दी है। इस प्रदेश को उन्होंने ईमानदारी का शासन दिया है। इस प्रदेश को उन्होंने एक नई दिशा दी है। इस प्रदेश को उन्होंने डिजिटल करके एक आगे बढ़ाने का काम किया है और उस सब में हम सब का सहयोग भी उन्होंने लिया है। तो माननीय मनोहर लाल जी के प्रदेश के हजारों ऐसे कार्यकर्ता उनके नजदीकी हैं, तो ये कहना बुनियाद है। तो भारतीय जनता पार्टी में हम सब एक कार्यकर्ता एक दूसरे के नजदीकी हैं। यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी कांग्रेस में होती है। यदि मान लिया हुड्डा का कोई आदमी आया तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे और दूसरे किसी गुट का आया, सुरजेवाड़े के गुट के आया, तो हो सकता है हुड्डा के लोग नाराज हो जाए। ये यहाँ पे इस तरह की बातें नहीं है। मैं तो पिछला ही इन्होंने एक प्रशिक्षण शिविर लगवाया था कुरुक्षेत्र में, वो
कुरुक्षेत्र में सीओ के बाद भी इन लोगों के दिमाग में वही ग्रुपबाजी का, वही एक दूसरे के मान मर्यादा की को ध्यान में ना रखते हुए आज भी वही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला, हमने इस पर कुछ कहना भी नहीं। लेकिन ये जो ग्रुपबाजी है इनकी ये जग जाहिर है, ये आपको भी पता है, मलकानिया जी को भी पता है, और इनेलो के साथी को भी पता है। और इनेलो के जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रदेश हित की बात करती है, और प्रदेश हित में जो अच्छा होगा उस पर वो हम उसके लिए निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मैं अब भी यही बात कह रहा हूं कि हमने कैंडिडेट पहले भी नहीं उतारा, आज भी नहीं उतार रहे। यदि कोई निर्दलीय कोई साथी ऐसा अच्छा योग्य व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसको लगता है तो उसका समर्थन कर सकते हैं, यदि नहीं है तो उसका नहीं करेंगे। राय सिंह गुर्जर जी, देखिए, जिस प्रकार मैंने अपने भाजपा के साथी के सामने 3 बात रखी थी, उनका जवाब नहीं दे पाए। ये इनका अधिकार है, उस पर विचार रखे ना रखे। लेकिन फिर भी एक बार मैं, क्योंकि हम भी राजनीति विज्ञान के छात्र रहे हैं, राजनीति में, राजनीतिक दलों में, सभी पार्टियों में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अपनी पार्टी की बात करो, सभी दलों की बात क्यों करते हैं? ये सब की है। हमारी पार्टी का आप झूठे नारों के साथ आप ये क्या बात कर रहे हो? आप अधिकार आप कह सकते हैं। आप किसी का भी भाषा है मेरी बात सुनिए। ठीक है शमशेर जी, अभी सुनते हैं, अभी राय सिंह जी का वक्त है, उनको बोले थे। राय सिंह जी। दूसरी बात, ये साबित एक बार फिर हो चुका है हरियाणा की राजनीति में। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में मेरे मित्र ने दर्जनों शब्दों का प्रयोग किया कि मनोहर लाल खट्टर जी ये हैं, मनोहर लाल खट्टर जी वो हैं, ऐसे हैं। ऐसी बात है, हरियाणा की राजनीति में मनोहर लाल खट्टर जी को भाईचारा तोड़ने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश की राजनीति में अपने आसपास इर्द गिर्द दर्जनों ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार में शामिल करके बड़ा आदमी बनाने का उनका जो सपना था वो उन्होंने पूरा किया, खुद ईमानदार बने रहे, ये भी लोग याद रखेंगे। और जिस प्रकार वो अपने आरोप तो राय सिंह जी बहुत सारे नेताओं पे लगते हैं। आरोप से कौन सा नेता राय सिंह गुर्जर जी अछूता है? मुझे एक बात बताइए ना, राय सिंह गुर्जर जी कौन सा नेता अछूता है जिसके ऊपर आरोप ना हो? भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर भी केस चल रहे हैं, तो ऐसे तो आप आरोप के ऊपर आएंगे तो हर नेता के ऊपर लगा हुआ है। आरोप पर मत जाइए, आरोपों पर मत जाइए। आरोप साबित हो गए हो किसी के ऊपर तो आप उसको कहिए, आरोपों पर मत जाइए। आरोप तो राजनीतिक तौर पर सब पर लगते हैं। राय सिंह जी, कैंडिडेट को लेकर के बात करिए। बाहरी कैंडिडेट या प्रदेश का कैंडिडेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और केसी मलकानिया जी ने भी बार बार ये कहा कि कैंडिडेट सिलेक्शन ही सारी चीजों को तय करेगा, और राज्यसभा के चुनावों का इतिहास कैसा रहा है ये सबको पता है। मुझे बात समझ में नहीं आती कि जब भी मैं बात रखता हूं आप मेरी बात को काटते क्यों मित्र? आप मेरा इनके बीच में नहीं बोलते, आप ऐसा क्यों? आप उनके बीच में भी बोला, मैं उनको भी रोका, मैंने उनके बीच में बोला। लेकिन बात यही है ना कि आपको जो सूट कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपको जो सूट कर रहा है वही बोलेंगे। राय सिंह गुर्जर जी आरोपों पर क्यों बात कर रहे हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूं ना। आप अपने कैंडिडेट के बारे में बताइए, आप पार्टी का कौन कैंडिडेट होगा, क्या स्ट्रेटेजी है, वो आप बता नहीं रहे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। राय सिंह जी, अब उसी पे आते हैं मेरे मित्र। देखिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति है। भाजपा की रणनीति आपके सामने चुनावी उम्मीदवार के रूप में भाटी जी की आ चुकी है। उसके ऊपर जो हमने आरोप लगाया उसका जवाब भाजपा नहीं दे पाई, ये इनका विषय रहा है। लेकिन हमारा जो पार्टी का कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, हम एक बार फिर साफ स्पष्ट करना देना चाहते हैं कि आदरणीय खड़गे जी के चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस की विचारधारा के अंतर्गत राहुल जी का संदेश लेकर हरियाणा प्रदेश में चुनाव जो उम्मीदवार के रूप में आएगा वो प्रदेश के हितों की रक्षा रखेगा, कार्यकर्ता के मान सम्मान को बढ़ाएगा, और प्रदेश के अंदर जो राजनीति भाजपा जैसी पार्टी ने, चाहे वो वोट चोरी की हो, चाहे मनरेगा को लेकर कोई बाहरी कैंडिडेट हो सकता है कि हरियाणा का कैंडिडेट ऐसा जरूरी नहीं है, मुद्दों को उठाएगा राज्यसभा में। तो बाहरी कैंडिडेट भी हो सकता है राय सिंह जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा उसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे, तो क्या कैंडिडेट बाहरी हो सकता है? अब एक मित्र मेरी बात सुनिए, बाहरी क्या होता है? राज्यसभा अगर दिल्ली में बैठी है, लोकसभा के सदस्य वहां बैठते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य वहां पर बैठते हैं वो प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि करते हैं। जब वो हरियाणा से चुनकर जाएगा तो प्रदेश के हितों की पैरवी करेगा। अगर वो बाहर से आया, अगर आप बार बार आरोप लगा रहे हाईकमान भेजेगा, ऐसी सूत्र आपको बता रहे हैं, आपका भी देखो सोर्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस की विचारधारा का समर्पित
निष्ठा अब आपसे भी मैं यही कहूंगा, इतना राजनीति को आप सरल बता रहे हैं, राय सिंह जी इतना सरल है नहीं ना। संदेश लेकर राय सिंह जी आप जाने देते हैं। राय सिंह जी एक बात मुझे बताइए, आप हरियाणा के नहीं ये ठीक बात है, मैं तो कह रहा हूं भाई इस देश का हर एक नागरिक उसको अधिकार है भाई, इसमें तो मैं कोई डिफरेंशिएट करता नहीं, लेकिन आप लोग करते हैं ना। अभी कोई कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी बाहर से लाती तो आप जाने देते शमशेर सिंह खरग जी को ऐसे ही? आपका पहला सवाल यही होता कि इनको हरियाणा में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, हमने तो इनको हरियाणा में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर के थोप रहे हैं, जो यही सवाल होता। जी जो है बंगाल में बैठे व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा को, ये बार बार कहते हरियाणा का चाणक्य है। अरे चाणक्य की परिभाषा हमें पता है, गत विधानसभा चुनाव में जो वोट चोरी के समीकरण बनाए गए वो इन्हीं चाणक्य ने बनाए थे। ये चाणक्य हरियाणा की राजनीति में आज बंगाल में गए, तो चाणक्य का हमें पता है चाणक्य की परिभाषा क्या होती है इनकी भाषा में, लेकिन हम तो सम्मान करते हैं, इनकी पार्टी का मामला है। हमने लेकिन उनके चरित्र के बारे में, उनका राजनीतिक विश्लेषण किया है, उसका जवाब ये नहीं दे पाई। गुटबाजी तो हावी नहीं होगी राय सिंह जी राज्यसभा के चुनावों में? मेरे मित्र बार बार फिर वही बात आती है, हमने भी सबक लिया है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा पहले इतिहास में नहीं हुआ है, मैं इनकी तरह झूठ बोल दूं कि कार्यकर्ता का सम्मान है, कार्यकर्ता को पद पर नवाजा गया, वो नहीं होती बातें। हमारे यहाँ झूठ बात नहीं होती। मैं स्वीकार करता हूं कि अगर इतिहास ऐसा रहा है, उसको अब की बार राहुल जी के सख्त संदेश से, कांग्रेस की समर्पण भावना से और जो हमारी जो आज की व्यवस्था है उसके आधार पर यह साफ है कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा वो भारी मतों से जीतेगा। और आप कह रहे हैं कि 30, हम कह रहे हैं कि हमें 40 से अधिक वोट पड़ने वाले हैं, वो देखते हैं कैसे पड़ते हैं, वो आप भी देख रहे हैं। ओंकार जी क्या दिलचस्प हो रहा है, पुराने जो चुनाव राज्यसभा के रहे हरियाणा के इतिहास में क्या कुछ उसोर जाता हुआ? दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल की क्या स्ट्रेटेजी होगी अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तीसरे कैंडिडेट के तौर पर भी आता है, तो फिर क्या रणनीति है इंडियन नेशनल लोकदल की? ओंकार जी आयुष देखिए, अभी जब तक कोई कैंडिडेट सामने नहीं है तब तक ये कहना बहुत जल्दी होगी। दूसरा, जो पीछे का जो हमने हिसाब किताब देखा, पिछले 2 चुनाव हमने राज्यसभा के देखे, तो बीजेपी ने उसमें बहुत ही चतुराई से अपना कैंडिडेट एक फालतू जितवाया। लेकिन अब ये परिस्थितियां इतनी आसान नहीं। 37 कैंडिडेट कांग्रेस के पास हैं और पहले से भी चोट खाए हुए हैं। अब अगर अब भी चोट खा देंगे फिर तो कांग्रेस का वैसे रखा नहीं कुछ। अगर ये 37 विधायक होते हुए तो भी बीजेपी दूसरा कैंडिडेट अपना जितवा लेती है तो बहुत गनीमत वाली बात होगी। है बहुत मुश्किल, लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास सारे हैं, साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग हैं इसके पास, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ है ना ये, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अड़ा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक एक बात आती है कि हम देश भगत हैं, हम देश की सेवा करते हैं, हम देश की फेवर में हैं, हम प्रदेश हित में बात करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति वो देश हित में ना हो। हम सब देश हित में ही तो हैं, हम क्या देशद्रोही हैं? क्या सिर्फ बीजेपी वालों के पास सर्टिफिकेट है देश हित में होने का? ऐसा नहीं है। जब भी बीजेपी का कोई प्रवक्ता या कोई साथी बात करता है, एक ही बात दोहराता है कि वो देश हित में काम करेंगे, वो प्रदेश हित में काम करेंगे। राज्यसभा में जाने के बाद क्या काम किया? पिछले जो राज्यसभा के मेंबर आए उन्होंने हरियाणा के हित में क्या काम किया? कौन सा हरियाणा को नई इंडस्ट्री दिलाई या इंडस्ट्रियल पैकेज दिलाया? ये पूछने वाली बातें हैं। अगर बीजेपी के प्रवक्ता साथी से मैं पूछूं कि केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है, हरियाणा में भी तुम्हारी सरकार है, 3 बार केंद्र में बने, 3 बार हरियाणा में बने, ये तो बता दो। राज्यसभा में भी तुम्हारे पास अच्छे मेंबर हैं, आपने हरियाणा के लिए कोई विशेष पैकेज लिया? कहते हैं हम हरियाणा के लिए काम करेंगे, क्या काम किया? केंद्रीय बजट आपने देखा, समझ ही नहीं आया किसी को क्या बजट है। और कल हरियाणा का बजट भी देखा, वो बजट ऐसे लगता जैसे कोई चुनाव के प्रचार पत्र को पढ़ा जा रहा है क्या उसके अंदर? 70% जनता हमारी बीपीएल आबादी है। उस आबादी को कहते हैं 2047 में विकसित हरियाणा और विकसित भारत की बात करते हैं। भाई मैं मान गया विकसित हरियाणा बनना चाहिए, लेकिन 2047 में बात कर रहे हो। बजट 1 साल का होता है, पंचवर्षीय योजना होती है, आप 20 साल की बात कर रहे हो। अच्छा, अगर 20 साल की बात कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत सूझवान हो, बहुत अक्लमंद लोग हो आप बीजेपी वाले, आपने 20 साल पहले अपना विजन बता दिया। लेकिन ये तो बता दो कल जो बजट पेश किया उसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो 2047 में आपकी जो आप बात कर रहे हो, जो आपकी भावना है, हमारी भी भावना है कि विकसित हरियाणा हो, ऐसा कोई एक पॉइंट भी बता दें कि जो इन्होंने कल के बजट में ऐसा प्रोविजन रखा हो कि 2047 में हमारे बीपीएल परिवार कम हो जाएंगे।
देखिए 70% आबादी तो 5 किलो अनाज पे काट रही है। आप विकसित हरियाणा की बात करते हो, एक पॉइंट बता दीजिए जिससे ठीक है औद्योगिकरण बढ़ ओंकार गया जी, हो, ये या बजट कोई पर एक चर्चा हम लोग राज्यसभा का करेंगे, सदस्य, लेकिन मेरा या प्रश्न अभी भी है। एक मैं राज्यसभा पे आ रहा हूँ। जी जी ओंकार जी, लेकिन मैं ये भी पूछना चाह रहा था साथ में, चूंकि आप लोग तो ये बार बार कहते हैं और खुले मंच से कहते हैं कि भाई भूपेंद्र हुड्डा की कोई ना कोई ट्यूनिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो फिर तीसरे कैंडिडेट को लेकर के क्या उस तरफ कुछ रुख हो सकता है? ये आरोप लगाएंगे आप? देखिए ये तो मैंने अपनी पहली डिबेट में ही कह दिया था कि इसमें कुछ भी संभव है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी अभी बरी हुए हैं हाई कोर्ट से, अभी अभी सीबीआई कोर्ट से बरी हुए हैं, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या सेटिंग है, क्या बीजेपी से सेटिंग है नहीं है, ये तो अब चुनाव में पता लग जाएगा। 2 दिन इंतजार कीजिए, सब चीज सामने आ जाएगी, सारे पत्ते खुल जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए आसान नहीं है दूसरा कैंडिडेट जिताना। हाँ, होने में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी देखा हमने, पेन की शाही बदल दी गई। पहले भी हमने देखा 31 एमएलए थे कांग्रेस के, फिर भी बीजेपी अपना कैंडिडेट जिता गई। तो ये सारे बातें तो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इस पर काम मुश्किल है, लेकिन बीजेपी उसको कैसे चलाती है, क्योंकि बीजेपी वाले आज के दिन में किसी को कुछ नहीं सोचते, ये सब काम करने के लिए तैयार है, चाहे किसी को कहीं से सेटिंग करवानी हो करवाने के लिए तैयार है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल पक्के तौर पर कि एक बीजेपी का होगा एक कांग्रेस का होगा, पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते। हाँ, एक चीज पक्के तौर पर कह सकते हैं कि एक बीजेपी का पक्का होगा, कांग्रेस का पक्का हो या नहीं होगा ये 2 दिन बाद पता लगेगा। जैसे मेरे भाई राय सिंह गुज्जर जी मेरे मित्र वो तो हैं, कह रहे हैं उनके पास अगर 40 जैसे हैं। बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास 40 हैं। ठीक है, अच्छी बात है, होने भी चाहिए। हर एक व्यक्ति की हर एक पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, और अच्छी बात है अगर इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बना रखी है। चाहिए तो 31, 40 लेके भी क्या करेंगे हम, 31 आपके पूरे होने चाहिए, ताकि आपका एक राज्यसभा का मेंबर बन जाए, एक बीजेपी का बन जाए। कहीं ऐसा ना हो वो 40 के चक्कर में फिर वही पुराने वाली बात, आर के नंद वाली बात आ जाए, या फिर दूसरी जो पिछली बार संभव हुआ था जब इनके 31 एमएलए थे, 2 एमएलए इनके कहीं ना कहीं क्रॉस कर गए थे। तो इस बार क्रॉस हो सकता है, ये नहीं कि क्रॉसिंग नहीं हो सकती, क्रॉसिंग हो सकती है, क्योंकि इनके कई विधायक हैं जो बीजेपी के, जो मुख्यमंत्री की सरेआम तारीफ भी करते हैं। अब ये कहेंगे तारीफ करना आम बात है, लेकिन तारीफ किसी मुद्दे पे तो की जाती है। अब गोकुल सेतिया को ले लीजिए या इधर शैली चौधरी को ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ तो करते हैं, कहीं ना कहीं गोटियां तो फिट हो सकती हैं। अब है या नहीं है ये तो 2 दिन बाद पता लगेगा। मलकानिया साहब, 2 प्रश्न आए इसमें इस चर्चा से निकल करके। एक तो ये कि कैंडिडेट अभी जो कांग्रेस पार्टी डिले कर रही है, इसको किसी स्ट्रेटेजी के तौर पर देख रहे हैं, या कुछ मंथन ऐसा चल रहा है कि किसी तरह का कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए कि फिर चुनाव दूसरी ओर जाता दिखे? और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसा आपको लग रहा है, कोई नजर आ रहा है कि इस ओर जा सकते हैं जिसमें दोनों पार्टियों को कोई संशय ना हो, और फिर एक कैंडिडेट ऐसा जिसको सपोर्ट करके जिताया जाए? मलकानिया जी, मलकानी जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं शायद आप। कांग्रेस जो है वो इसी का इंतजार कर रही थी कि भाजपा कौन सा कैंडिडेट तो आती है, और इसलिए और ज्यादा डिले करने का ये है कि कहीं पार्टी में विद्रोह सामने नजर न आ जाए। मुझे लगता है अगर प्रदेश में से कोई नेता पर सर्वसम्मति ना बनी, हुड्डा और दूसरा शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट और सारे मिलकर एक सहमति ना बनी, तो सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से कोई कैंडिडेट उतारा जा सकता है जिसमें सभी गुट जो है उस पर सहमत होंगे। जहां तक 40 की इसकी बात है, 40 की बात तो ठीक है, कांग्रेस कैंडिडेट कहते हैं, पर हिमाचल में भी 40 विधायक थे इनके पास, और दूसरी तरफ 25 थे, और 25 और 40 होने के बावजूद वहां से जो है वो कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया, भाजपा का जीत गया। तो इस प्रकार की संभावना वहां तो बिल्कुल संभावना नहीं लगती थी, और सारी स्ट्रेटजी यहाँ पंचकुला में बनी और यही रहे वो विधायक उसके बाद भी। तो इस प्रकार की राजनीति में हर चीज की संभावना होती है। अब जैसे मैंने कहा कि जब ब्रजेंद्र सिंह अपनी यात्रा पर निकले, सद्भावना यात्रा पर, तो उन्होंने कहा मुझे राहुल जी का आशीर्वाद है, जहां जहां जाएंगे वहां के कांग्रेसी नेता उनके साथ चलेंगे, और शैलजा जी के बीच चली कुछ चले। परंतु जब पंचकुला और कालका में आए तो ना चंद्रमोहन जी गए, ना प्रदीप चौधरी गए, ना यहाँ से जो सांसद हैं वो उनके साथ लगे, तो कांग्रेसी थे, तो उनके दिल का गवार निकला, और उन्होंने ये कह दिया कि हिमाचल से तो सांसद विधायक आ सकते हैं, परंतु यहाँ के नहीं आए, तो 3 नहीं 30 बार हारेगी पार्टी। तो इस प्रकार के गुवार जब निकलते हैं तो उससे होता है
तो हो सकता है कि उसको अकोमोडेट करने के लिए उनको भी उतारा जा सकता है। परंतु इसके साथ ये बहुत जरूरी है कि उसको जो है अगर उसको उतारा तो हुड्डा जी का जो है समर्थन बहुत जरूरी है, जो यहाँ से कैंडिडेट उतारेंगे। अगर केंद्र से आता है, कोई बाहर से कैंडिडेट आता है, तो उसको सभी गुटों को समर्थन मिलेगा और उसके सही हिसाब से हिसाब किताब कुछ बिगड़ सकता है। परंतु कांग्रेस जो है वो अपना कैंडिडेट लास्ट मोमेंट में उतारेगी, कल तक अनाउंस करेगी और थोड़ी और भी डिले, जितना डिले करेगी वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद तो रहेगा। मलकानिया साहब, तीसरा कैंडिडेट क्या आपको जो सिनेरियो है उसमें इंडिपेंडेंट ही दिख रहा है या पार्टी उतार सकती है कैंडिडेट, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि एक एक चुनाव हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव में लगी ही रहती है और किसी तरह से कोई कैंडिडेट जिता दें इसकी स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। तो इंडिपेंडेंट होगा या बीजेपी उतारेगी कैंडिडेट, कैसे मेरा देखते हैं? ख्याल है अगर पार्टी का ना उतारे, इंडिपेंडेंट को समर्थन दे, तो उसका इन लोगों का भी मिल सकता है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मिल सकता है और कांग्रेस का भी मिल सकता है। परंतु इतनी स्ट्रेटजी हो सकती है क्या, इतना कांग्रेस से इतने कैंडिडेट ला सकती है, ये देखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपना दूसरा कैंडिडेट उतारती है तो उसका लाभ नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट को समर्थन देती है तो उसका लाभ जो है वो भाजपा को मिल सकता है और भाजपा उसमें सक्सेसफुल हो सकती है। परंतु सबसे पहले कांग्रेस का कैंडिडेट देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट प्रदेश का होता है या प्रदेश के बाहर का होता है, उसको कितना समर्थन होता है, किस गुट का जो है कैंडिडेट सामने। बिल्कुल, लेकिन मलकानिया साहब एक बात और राय सिंह गुर्जर जी ने स्टार्टिंग कमेंट में कही थी और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को छोड़ करके जो नेता गए भारतीय जनता पार्टी में, स्टार्टिंग में उनको राज्यसभा के जरिए भेजा भी गया लेकिन बाद में उनकी पार्टी में पूछ नहीं होती। वो कुलदीप बिश्नोई का भी नाम ले रहे हैं, किरण चौधरी को भी बता रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जब दल बदल होता है, जब आप पार्टी छोड़ते हैं तो भजन लाल जी ने भी पार्टी बनाई, बंसी लाल जी ने बनाई, दूसरे नेताओं ने भी जब पार्टी छोड़ते हैं तो आप ब्रजेंद्र सिंह का देख लो या उनके पिताजी का देख लो, होता तो है, इसका फर्क तो पड़ता है। पार्टी में जो एडजस्टमेंट करना थोड़ी सी कठिन होती है और थोड़े जो पुराने कार्यकर्ता, पुराना नेता, वो दुखी भी होते हैं और थोड़े दिनों के बाद उनको भी साथ लेना पड़ता है। तो इसमें गति तो होती है दल बदल की, बार बार अगर दल बदलोगे तो उसका फर्क तो पड़ता है, क्योंकि जो से आपकी साख अपनी पार्टी में है और आपकी एक पार्टी के साथ जुड़े रहने में, पार्टी की निष्ठा में, वो दूसरी पार्टी में जाकर नहीं होती है, तो इसका फर्क तो पड़ता है। अब ब्रजेंद्र सिंह जी है, उन्होंने बदली, उनके पिताजी ने बदली, दूसरे ने पार्टी बदली, तो उसका फर्क तो पड़ता है उनको। उसी तरह की जो है, अब उनको कहाँ मिल रहा है पार्टी में, उस तरह के स्थान नहीं मिल रहा है, तो दुर्गति होती है, ये मानने वाली बात है। अगर पार्टी अपनी पार्टी में बना रहे तो उसका थोड़ा फर्क पड़ता है, परंतु हर एक जो विधायक है या नेता है वो अपना भविष्य देखता है कि मेरा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। शमशेर सिंह जी, यही सवाल आपसे भी है भाई। कांग्रेस के नेता जो कि आपकी पार्टी में आए, आपने उनको पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया राज्यसभा के जरिए, लेकिन बाद में वो हाशिए पर चले गए और इसलिए वो ये संदेश दे रहे हैं उन तमाम नेताओं को जो ये ऐसा मन बना रहे हो कांग्रेस छोड़ने का, और ये कह रहे हैं कि ये होता है अगर कोई पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे तो। शमशेर जी, देखिए, कांग्रेस के जो मेरे साथी हैं उनको शायद इस बात का मालूम नहीं है कि उन लोगों को कांग्रेस ने किस तरह से बेइज्जत किया है। जो कांग्रेस में जिस प्रकार का, चाहे मैं अशोक तंवर जी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनको चुनाव लड़ा, उनका मान सम्मान रखा, चलो वो चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस ने उनका कितना मान सम्मान रखा, कभी उसको संगठन तैयार नहीं करने दिया, उसको उसकी गर्दन तक मरोड़ दी, ये जग जाहिर है। दूसरी बात, कांग्रेस की अशोक तंवर तो दिन में आपके यहाँ रैली कर रहे थे और शाम होते होते कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए चुनाव से पहले, तो फिर इसका मतलब मान सम्मान आपके यहाँ भी नहीं मिला शायद उनको? नहीं, ये देखो, ये अलग बात है। हमने मान सम्मान दिया, चुनाव लड़ाया उनको, सारी बात, और ऐसी बात नहीं कि उन्होंने बीजेपी पे कोई आरोप भी नहीं लगाया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में जब तक केंद्रीय हाईकमान को हुड्डा का डर सताता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद आपस में एक दूसरे की गुटबाजी में ये कांग्रेस को कमजोर करते रहेंगे। अब भी केंद्रीय जो हाईकमान है कांग्रेस की, वो हुड्डा को इग्नोर करके कैंडिडेट घोषित नहीं कर सकती। 2 बार उन्होंने घोषित किया, उसका हर्ष उन्होंने देख लिया। 2 बार, जैसे अभी मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हाईकमान करेगी, कौन सी हाईकमान?
हाईकमान कहती है कि मैं राहुल ने मेरे को समर्थन दिया, मेरे को आशीर्वाद दिया, यात्रा करें, और कोई भी कांग्रेस का विधायक एमपी उसकी यात्रा में शामिल नहीं होता, विजेंद्र सिंह जी की में, और प्रभारी ये कहता कि ये पार्टी की यात्रा नहीं, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। तो कौन सा संगठन है इनका, कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता है, कौन सा इनका नेतृत्व है? अब एक प्रवक्ता ने तो ऑन डिबेट में ये कह दिया कि खड़गे जी ने तो नहीं बोला था, राहुल जी ने बोला होगा। अब इनको ये भी पता नहीं कि राहुल जी और खड़गे, मान लिया राहुल जी भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके भी अलग अलग, यदि राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग उनके आदेश होते हैं, तो उस पार्टी का क्या हो सकता है? इस पार्टी का, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे केंद्र में हो, केवल झूठ बोलना, ये मेरे लेकिन ऑफिशियली तो भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहेंगे उसी बात को बड़ा माना जाएगा ना भाई। अध्यक्ष तो वही है, राहुल गांधी के पास तो अध्यक्ष का पद नहीं है ना। वो बात ठीक है, वो सर्वविदित है सबको कि उस पार्टी में हाईकमान कौन है, लेकिन आइडियली अगर आप देखेंगे या टेक्निकली अगर आप इसको देखें तो वो सही कह रहे हैं प्रवक्ता उनके, भाई खड़गे जी ने तो आदेश दिया नहीं बोल रहे हैं, जबकि उसको कोई तथ्य नहीं है इनके पास। किसी परिवार में किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसे क्या लेना देना उससे? भारतीय जनता पार्टी में रहकर जो उन्होंने काम किया है वो एक अपने आप में मिसाल है। उन्हें छोटे छोटे संगठन में कभी उन्होंने सत्ता का लालच नहीं दिखाया, उनको चेयरमैन बनाया गया तो तुरंत उनको संगठन में समय दे दिया गया तो संगठन में चले गए। उनको 6.5 लाख वोटों से ठीक है। अब आपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया और अब देखेंगे ये कि अगला जो कैंडिडेट है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट की आप लोग बात कह रहे हैं, या जो तीसरा कैंडिडेट है वो कैसे रहता है और उस पर जो अंकगणित है वो कैसे बैठता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला और आज की चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।